Okay.
यदि डॉक्टर जयंत जी यदि हमारे बीच जुड़ गए होंगे तो हम लोग अब उनका लेक्चर हम लोग शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर जयंत जी, शिवराज जी ये जुड़ गए या नहीं जुड़े हैं? ये अपने डॉक्टर जयंत जी जुड़ गए अभी? हाँ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। ठीक है, मैंने अभी तो देखा। एक मिनट प्लीज। जयंत आईफोन लिखा हुआ है, आई थिंक ही इज। या बस वही है। ठीक है, तो यदि वे तो आज सैटरडे के दिन, जो कि हम जानते हैं कि सैटरडे और संडे जो 2 दिन का समय होता है, इस दिन जो है हम लोग एक स्पेशल लेक्चर के रूप में अपने श्रोताओं को, अपने उपासक उपासिकाओं के लिए एक हम लोग आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से उनके ज्ञानों में वृद्धि हो सके और वे बाबा साहब अम्बेडकर के कंट्रीब्यूशन को या बुद्धिज्म की बातों को वे जान सके। और इसलिए हम लोग सैटरडे और संडे को एक स्पेशल लेक्चर कराते हैं, क्योंकि यह सैटरडे 14 तारीख से लेकर 25 तारीख तक के बीच का समय हम लोग देखते हैं कि आया हुआ है। को हम लोगों ने डॉक्टर जयंत मायावंशी, ये एमडी हैं और बड़ोदरा गुजरात के रहने वाले हैं। प्रैक्टिस से डॉक्टर हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्धिज्म में काफ़ी रुचि रखते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से अपनी बातों को भी रखते हैं। तो हम इस अवसर पर चाहेंगे कि वे आज के इस अवसर पर अपना व्याख्यान हम सब लोगों के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करें। माननीय डॉक्टर जयंत मायावंशी जी। Yes. Hello. Am I audible? Yes, you are audible. Yes. Okay. अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू। माननीय बनते जी बंदामी। हेलो। Yes. बनते जी, Yes, continue. We can continue. बनते चंद्रकीर्ति, सम्मानीय सन्नारियों और सज्जनों, आपको मेरा जय भीम। आज आप सबके समक्ष उपस्थित होकर मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का भारत की संरचना में योगदान विषय पर अपने विचार रखता हूँ। मेरे साथी मित्र बड़ौदा के तुलसीदास के द्वारा मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो सका हूँ, इसलिए मैं आपका और महिला सशक्तिकरण संघ का आभार व्यक्त करता हूँ। शुरू में बात शुरू करने से पहले मैं बाबा साहेब आम्बेडकर, आपका कैमरा जो है वो ऑन नहीं है, तो आप यदि कैमरा ऑन करते हैं तो आपको सभी लोग देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे अच्छी तरह से। जी बंदामी। या शुक्रिया। कुछ वजह से कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा, यदि कोई घर में कोई हो तो जी बंदामी। या सुखी, बाद में हम लोग बात करते हैं ना। हाँ बोलिए। हाँ जी। बाबा साहेब आम्बेडकर नामक पुस्तक, जो कि लेखक वसंत मून है, उन्होंने लिखा है कि अमेरिका और रशिया ये दो दुनिया के प्रमुख राष्ट्र हैं और ये दो प्रमुख राष्ट्रों के प्रमुख निर्माता के बारे में वो लिखते हैं कि अमेरिका के प्रमुख निर्माता अब्राहम लिंकन है और रशिया का प्रमुख निर्माता स्टालिन है। लिंकन फलों के उद्यान में काम करने वाली स्त्री की चारज संतान थे, जबकि स्टालिन
का चर्मकार घर में जन्म होता है। अभी जो दोनों व्यक्ति के विकास में, ये दोनों महापुरुष के विकास में सामाजिक गुलामी की बेड़िया ने कोई परेशान नहीं किया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अछूत अस्पृश्य मानी हुई महार जाति में हुए, जिससे सामाजिक अन्यायी व्यवस्था आजीवन उनके विकास में विपरीत बनी रही और आजीवन उनको परेशान किया। लिंकन ने उत्तर और दक्षिण अमेरिका को एक सूत्र में बांधा, काले गोरे का भेद मिटाकर अमेरिका में प्रथम बार लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली की नींव रखी। स्टालिन ने व्यक्ति स्वतंत्रता का विरोध किया और देश में समाज सत्तावादी अर्थव्यवस्था की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर ने देश की 4-5 हजार साल पुरानी असमान समाज व्यवस्था को झटका देकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और सामाजिक न्याय पर आधारित संविधान की नींव रखी और प्रजातंत्र और साम्यवाद के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। बाबा साहेब ने देश को और देश की जनता को राजनीतिक आजादी ही नहीं दिलाना चाहते थे, वरन सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक आजादी भी दिलाना चाहते थे। राष्ट्र के प्रति ऐसा समग्र चिंतन करने वाला और ऐसे कार्य करने वाले तत्कालीन अकेले ऐसे महापुरुष थे बाबा साहब। देश के निर्माण में उनकी दृष्टि या उनकी सोच का प्रतिबिंब संविधान में है। यद्यपि राष्ट्र का पूरा संविधान बाबा साहेब की सोच या विचारधारा के अनुरूप नहीं है, फिर भी उनकी एक विचारधारा की झलक संविधान में दिखाई देती है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते संविधान निर्माण में उनका योगदान अद्वितीय रहा है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रोजगार का अधिकार प्रदत्त करना बाबा साहेब की अभिलाषा थी, बाबा साहेब की मंशा थी, किंतु सदस्यों के व्यापक समर्थन के अभाव में ऐसा संभव न हो सका। और एक बात, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बाबा साहेब मौलिक अधिकारों के समकक्ष रखना चाहते थे। बाबा साहेब वांटेड to bring directive principles of state policy to at par with fundamental rights, लेकिन ये भी न हो सका। बाबा साहेब ने शिक्षा, एजुकेशन पर बहुत जोर दिया। पूज्य राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने भी शिक्षा पर बहुत जोर दिया। इसलिए शिक्षा के बारे में बाबा साहेब उचित प्रावधान करने के प्रयास किए, जो संविधान के आर्टिकल 45 के तहत फ्री एंड फेयर कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एजेड 6 to 14 ईयर्स, इसका प्रावधान है। इसका अमल संविधान अमल में आने के दिन से 10 साल में पूर्ण रूप से अमली हो जाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा व्यक्त की गई थी। जैसे कि हम जानते हैं, बहुत कम सदस्य बाबा साहेब को मानने वाले थे। संविधान सभा और कई अलग अलग समितियों के कुछ सदस्य शक्तिशाली राष्ट्रीय नेता थे, लेकिन ये सब रूढ़िवादी हिंदू नेता थे। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश को ऐसे रूढ़िचुस्त ऑर्थोडॉक्स नेता मिले जो देश के नागरिकों के लिए फर्जियात शिक्षा के प्रावधान के विरुद्ध में थे। फ्री एंड फेयर कंपल्सरी एजुकेशन, ये आर्टिकल 45 के तहत है। ये आर्टिकल बनने से पहले संविधान सभा में जो चर्चा हुई, इसकी एक झलक पेश करता हूं। आर्टिकल 45 पास होने के पहले कंपल्सरी एजुकेशन के लिए जो चर्चा हुई, इसमें कुछ सदस्यों ने ऐसा कहा
कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 6 साल के बच्चे तक सीमित किया जाए। बाबा साहेब ने कहा कि 14 साल तक मिनिमम हो जाना करना चाहिए। Some said that the free and fair compulsory education should be up to the age of 6 years and not up to the 14 years. अभी 6 साल की उम्र तक के बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, तो ये अनिवार्य शिक्षा कौन सी उम्र से शुरू की जाए? 6 साल तक शिक्षा देनी है। तो शिक्षा के प्रावधान के बारे में ये सभी नेताओं को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके लिए कोई ठोस कारण तो वो कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे ही बचकाने और नादान और मूर्खतापूर्ण बयान वो करते थे कि 6 साल तक अनिवार्य शिक्षा रखी जाए और 6 साल के बाद क्या? शिक्षा के बारे में इतनी उदासीन भरा रुख शायद ही दुनिया के किसी राष्ट्र में ऐसा देखना मिलेगा। शिक्षा के बारे में धर्म का कहना है कि शिक्षा का अधिकार शूद्रों को नहीं, बहुजन समाज शूद्रों वर्ग का है। तो ये मनीवादी मानसिकता वाले लोग अपनी मानसिकता बदलने में क्यों निर्बल रहते हैं? यह बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल है। बाबा साहेब इन ऑर्थोडॉक्स नेशनल लीडर्स को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। उनको ये संदेह अवश्य रहा होगा कि शिक्षा के प्रावधान रखने में मनुवादी लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा और संविधान सभा में सम्मति से निर्णय लेकर आर्टिकल को अंतिम रूप दिया जाता है। शिक्षण फ्री एंड फेयर कंपल्सरी एजुकेशन के लिए जो उम्र नियत न हो सकी चर्चा में, बहुत से लोग अड़े रहे कि ये उम्र 6 साल तक होनी चाहिए। तो ये चर्चा होती रही। तब बाबा साहेब ने कहा कि हमने इस बंधारण सभा ने आर्टिकल 24 पास कर दिया है। एक बार कोई भी आर्टिकल बंधारण सभा में सम्मति से पसार कर दिया है तो हम उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकते, यानी कि वी कैन नॉट रीओपन द आर्टिकल 24। और यह आर्टिकल 24 के मुताबिक 14 साल तक के बच्चों को कोई भी हानियुक्त उद्योगों, इंडस्ट्री, हैजार्डस इंडस्ट्री में लेबरर के रूप में रखना दंडनीय अपराध है। तो अप टू द एज ऑफ 14 years नो वन कैन एम्प्लॉय चिल्ड्रन ऑफ एज अप टू 14 years। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 24 में किया गया था। तो बाबा साहेब ने कहा कि बाल बुजदर अब नहीं रहेंगे, तो ये बालक 14 साल तक की उम्र में क्या करेंगे? ऐसे बच्चे कोई प्रवृत्ति के बिना शोर शराबा कर सकते हैं, कोई सामाजिक तत्व के साथ जुड़ सकते हैं, वो बिगड़ सकते हैं। तो उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करना अनिवार्य है। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि देश के बहुजन समाज के बच्चे सैकड़ों सालों से बाल मजदूर के रूप में काम करते आए हैं। तो बाबा साहेब ने ये बाल मजदूरी नाबूदी का आर्टिकल पहले पसार कराया। अब ऐसे बच्चों को जो घर पर ही है उनको फ्री एंड फेयर कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। इस प्रावधान में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आखिर में सभा में सम्मति बनी और एजुकेशन के लिए आर्टिकल 45 पास हुआ। आज जो कुछ उजाला होने की शुरुआत दिखती है, ये आर्टिकल 45 की वजह से है और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की वजह से है। अब ये रिग्रेसिव आइडियोलॉजी वाले ऑर्थोडॉक्स पीपल जो कतई नहीं चाहते थे कि इस तरह शिक्षा सबके लिए सुलभ रहे, तो इस मानसिकता की वजह से शिक्षा सबको सुलभ, इजीली अवेलेबल ना हो, इसलिए निरंतर कुछ न कुछ संविधान के विरुद्ध वो करते ही जाते हैं, करते ही रहते हैं। साल 2002 में वाजपेयी सरकार ने कहा कि कंपल्सरी एजुकेशन 14 साल तक नहीं बल्कि 6 साल तक की उम्र तक देना चाहिए।
इस तरह का बिल तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख KR नारायण को भेजा, लेकिन हेलो Yes. लेकिन Yeah. हाँ, लेकिन राष्ट्रपति KR नारायण ने ये बिल वापस भेज दिया। फिर से अगेन 2010 में राष्ट्र प्रमुख के पद पर प्रतिभा पाटिल थी। यह बिल के अनुसार जो बिल फिर से बनाया गया, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड फेयर कंपल्सरी एजुकेशन 6 साल के बच्चे तक सीमित है। उसके बाद 6 साल के बाद शिक्षा की जवाबदेही, शिक्षा की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पेरेंट्स और गार्डियन पर रखी गई है। तो स्टेट हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बियॉन्ड 6 years ऑफ एज। ये 2010 में पास हो गया है। बंधारण की भावना, नैतिकता के विरुद्ध ये अमेंडमेंट है। ये संशोधन, ये अमेंडमेंट इज अगेंस्ट द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संशोधन का संविधान ये प्रावधान नष्ट करके प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को उत्तेजन दिया जाता है। शिक्षा अब सुलभ नहीं दुर्लभ होगी। अब बहुत पैसा चाहिए शिक्षा के लिए। बाबा साहेब के संविधान में सबके लिए शिक्षा का प्रावधान था। अब पैसे वाले के लिए ही शिक्षा के द्वार खुले रहेंगे। तो शिक्षा की ऐसी परिस्थिति में किसी ने कहा है कि मनु का मकसद है कोई अंबेडकर पैदा न हो। मनु का मकसद है कोई अंबेडकर पैदा न हो। अंबेडकर का मकसद है कोई मनु को शिक्षा मिले। अपनी पुरानी जंगालियत भरी मानसिकता वाले अपनी पुरानी मानसिकता पर गर्व करते स्थिर बैठे हैं। इसलिए माननीय नामदेव ढसाल कहते हैं कि मैं तुम्हें गालियां देता हूं, मैं तुम्हारे ग्रंथों को गालियां देता हूं, मैं पाखंडी वृत्तियों को गालियां देता हूं। मैं ये सब नहीं करने वाला था। अब मैं जागृत हो चुका हूं उम्र से सयानी होने से। दूसरा, संविधान में जो प्रावधान था आर्टिकल 47, स्वास्थ्य सुधार राज्य का कर्तव्य है। पोषक आहार देना और जीवन स्तर में सुधार ये सरकार की फर्ज है। मादक पेय और हानिकारक औषधि के नियंत्रण और प्रतिबंध के लिए राज्य प्रतिबद्ध रहेगा, ऐसा आर्टिकल 47 में कहा गया है। अच्छा स्वास्थ्य वाला नागरिक ही देश की सेवा में अपना अच्छा योगदान दे सकता है। स्त्री और बच्चों के लिए उन्होंने प्रावधान करने में अपना अहम योगदान दिया है। आर्टिकल 39E&F डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्त्री और बालक के लिए प्रावधान किया है और प्रावधान में टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए ये प्रावधान है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत सगर्भा महिलाओं के लिए भी बाबा साहेब ने प्रावधान किए थे। इसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स, मैटरनिटी लीव और मैटरनिटी हेल्थ के विषय में उन्होंने प्रावधान किया है। ये पहली बार स्त्रियों और बच्चों के बारे में किसी ने सोचा है उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो ये बाबा साहेब ने किया था। संविधान में स्वास्थ्य सेवा राज्य की फर्ज है, राज्य की ड्यूटी है। फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा देना ये देशद्रोह है। बंधारण का द्रोह ये देशद्रोह है। आर्टिकल 38 देश के नागरिकों की आवक में ज्यादा अंतर होना नहीं चाहिए। There should be no disparity in income amongst Indian citizens. आर्टिकल 39C इसके अंतर्गत राज्य या तत्कालीन सरकार ऐसी योजना बनाए जिससे कुछ ही नागरिक ज्यादा आवक वाले ना हो सके, गरीब तवंगर के बीच का फासला कम हो, या सबसे ज्यादा आवक और सबसे न्यूनतम आवक के बीच में का तफावत कम होता जा रहे, ऐसी योजना सरकार को बनानी चाहिए।
उत्पादन के साधनों भी कुछ लोगों के पास रहे वैसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे संविधान की भावना के विरुद्ध 1990 के बाद एलपीजी शुरू हुआ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, एनईपी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल पॉलिसी। स्ट्रक्चरल पॉलिसी के अंतर्गत एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी का प्रवेश हुआ और इसमें गरीब तबके के बीच का अंतर बढ़ा है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। बाबा साहेब की विभावना, बाबा साहेब की दृष्टि ये थी कि देश के नागरिकों की आय, देश के नागरिकों की इनकम में ज्यादा तफावत, डिस्पैरिटी ना हो। लेकिन अब चित्र कुछ ज्यादा परेशान करने वाला। एक सर्वे के मुताबिक देश के 1% लोगों के पास 50% प्रॉपर्टी है, 10% लोगों के पास 90% प्रॉपर्टी है और 90% लोगों के पास 10% या उससे भी कम मिल्कत है। आजादी के बाद गलत नीतियों की वजह से इनकम में डिस्पैरिटी बढ़ गई है। आजादी पहले 13% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थी। आजादी के बाद 65% बीपीएल है, 65% बिलो पॉवर्टी लाइन है। दूसरा आर्टिकल 51, बाबा साहेब ने कहा कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति वैज्ञानिक अभिगम के अनुसार होना चाहिए, लेकिन यहाँ वैज्ञानिक अभिगम को तो फॉरेन एलिमेंट लगते हैं। यहाँ फॉरेन जैसा कोई फॉरेन बॉडी है ऐसा लोगों को जान पड़ता है। वैज्ञानिक अभिगम का ये तो जाने दुश्मन ज्यादा लगते हैं। तो वैज्ञानिक अभिगम को पैदा करने के लिए यहाँ की सरकार और नेताओं ने कुछ नहीं किया। उसके विरुद्ध में वैज्ञानिक अभिगम ना बढ़े, उसी दिशा में अंधश्रद्धा की ओर देश को घसीटा जा रहा है। बाबा साहेब ने कहा था कि ये बंधारण प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने योग्य है, फ्लेक्सिबल है, लवचिक है। शांति के दिनों में या युद्ध के समय में देश को एक सूत्रता में रख सके इतना प्रभावशाली और सक्षम संविधान है। यदि संविधान का सच्चा अनुसरण न किया जाए तो ये दोष संविधान का नहीं, लेकिन उसके ऊपर अमल करने वालों का दोष है। फिर 25 नवंबर 1949 को बाबा साहेब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक अलग चीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शुड बी डेवलप्ड, कल्टिवेटेड। वी हैव टू डेवलप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। बाबा साहेब ने कहा यह संविधान अच्छा है या बुरा, इसकी अच्छाई या बुराई का आधार व्यवहार करने वाले लोगों पर निर्भर रहेगा। प्रजातंत्र, लोकशाही इंसान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रजातंत्र भारत की दुनिया को भेंट है। प्रजातंत्र पहले शाक्य संघ में था, दूसरी बार प्रजातंत्र बाबा साहेब ले आए। आज भारत का प्रजातंत्र लगभग समाप्त होने की ओर जा रहा है। देश का राजनीतिक तंत्र जब प्रजातंत्र विरोधी होगा तो संविधान पालन करना बंद होता जाएगा और संविधान विरोधी प्रवृत्ति होने लगेगी। संविधान के तहत जो प्रजातंत्र 26 जनवरी 1950 को भारत राष्ट्र को मिला था, ऐसा ही संविधान का अमल अगर होता तो निश्चित दुनिया के विकसित राष्ट्रों की अग्र पंक्ति में हमारा देश होता। आज गरीब राष्ट्रों की पंक्ति में हमारा देश आ गया है। बाबा साहेब ने कहा कि जो कारवा मैं यहाँ तक ले आया हूँ, इसे संभाल के रखना। अगर इसे आगे नहीं ले जा सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे कभी पीछे मत हटने देना। आज एक तरह से एक कारवा पीछे हट रहा है। देश के लिए, देश की समस्त जनता के लिए प्रजातंत्र का
ये कारवां हम आगे बढ़ाने में सहयोगी बन सके, ऐसी उम्मीद के साथ मेरी बात मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। साधु साधु जी, साधु 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 साधु। साधु साधु, बहुत साधुवाद। साधुवाद। साधु साधु साधु। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर जयंत जी मायावंशी, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उनके कार्यों के बारे में बताया कि उन्होंने किस तरह से आधुनिक भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाने की जो नीतियाँ थी, उस नीतियों के आधार पर यदि अमल किया होता तो देश हमारा गरीब सूचियों में नहीं बल्कि हमारा देश जो है वो अमीर सूचियों में आने की पूरी संभावना पाई जा सकती थी। और आज भी हम देखते हैं कि कई जो कुछ भी परिवर्तन हैं वह बाबा साहब अम्बेडकर के अपने कार्यों की वजह से ही है, लेकिन ये बात उतनी ही सही है कि उस तरह से भारत के संविधान को लागू नहीं किया गया। यदि लागू किया होता तो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा परिवर्तन हमारे देश में दिखाई दे सकता था। तो इन्होंने कुछ खास बात बताई है अब्राहम लिंकन की, स्टालिन की, और जिस तरह से उन्होंने अपने देश में काम करते हुए परिवर्तन को लाने की कोशिश की, उनके देश के लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट करते हुए, उन पर विश्वास करते हुए उस बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और कई तरह की ऐसी बातें हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के अपने समय में काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन भारतीय संविधान बनाने के बाद में लोगों में या समाज में जो परिवर्तन देखा गया, लेकिन बदलते हुए इस परिवर्तन के कारण ही हम जानते हैं कि देश की जो कुछ भी विषमतावादी व्यवस्था है, उन्होंने भारतीय संविधान को सही रूप से लागू नहीं किया। और यही डॉक्टर जयंत जी की जो अंदर की भावना थी, उस भावना को उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की कि यही एक कारण रहा है जो हमारे देश में बहुसंख्यक लोग जो है वो अभी भी गरीब है, लेकिन जिनकी संख्या कम है वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि देश के अंदर में शिक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए थे, जैसे कि उन्होंने बताया डॉक्टर जैन जी ने कि शिक्षा के लिए जो प्रावधान है, जिसके लिए काफ़ी डिस्कशन हुआ कि 1 से लेकर 6 ईयर तक और 6 से लेकर 14 ईयर तक, जो कि आर्टिकल 45 में इसका उल्लेख किया गया है। और उसमें काफ़ी कुछ बातों को बाबा साहब अम्बेडकर ने अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि ये सही रूप से यदि लागू हुआ होता तो आज जो शिक्षा का स्तर है और भी बढ़ सकता था। क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी भारत में 2 तरह की शिक्षाएं अभी भी अस्तित्व में है। जैसे इन्होंने बताया कि जिसके पास यदि पैसा है तो वही व्यक्ति जो है वो एजुकेशन ले सकता है, जिनके पास पैसे नहीं है वे एजुकेशन नहीं ले सकते। ये उतनी ही सही बात है, क्योंकि दिनों दिन जो है वो प्राइवेटाइजेशन के इस ज़माने में जिनके पास पैसे होंगे वही हायर एजुकेशन ले सकते हैं, जिनके पास यदि पैसे नहीं होंगे तो वह अपनी खुद तैयारी कर सकते हैं कि किस तरह के हालात बदल सकते हैं, अर्थात वे सरकारी स्कूलों में पढ़कर उतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये उतनी स्वाभाविक बातें हैं। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रावधान बनाया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए, जो डॉक्टर जैन जी ने इस बातों को फोकस किया और ये उन्होंने सब अपनी उस भावना को भी व्यक्त करने की कोशिश की कि शिक्षा के लिए दुनिया में बहुत तेजी से जो धन है वो व्यय किया जाता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इस तरह की जो है वो शिक्षा नीतियों को लागू नहीं किया जाता। और यही कारण है कि शिक्षा सुलभ नहीं बल्कि वह दुर्लभ बनते जा रही है। और ये उतनी ही बात सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनु के कानून ने शिक्षाओं को सभी के लिए प्रावधान नहीं दिया था, सभी के लिए अधिकार नहीं दिया था। और आज के समय में जो कुछ भी सरकारें हैं वो उन सिद्धांतों पर चलती है और वही एक नतीजा है जिसकी वजह से शिक्षा मिलना काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है। और बचपन से इस तरह के माइंड को सेटअप कर दिया जाता है ताकि आप हायर एजुकेशन की तरफ में सोचना भी चाहो, लेकिन उस तक पहुंचना काफ़ी कम लोगों की संभावना पाई जा सकती है। सभी के सभी नहीं, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है। और इसलिए आज के समय में ये हमें ध्यान में रखना कि किस तरह की नीतियों को ज़्यादातर लागू करते हुए हमारे देश में अशिक्षित कैसे बन पाएंगे, इस पर जोर दिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा
कि आप यदि कई गाँव का सर्वे करते हैं तो सर्वे करने के बाद आपको पाया जाएगा कि जिले में हायर एजुकेशन लेने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या आप गिन सकते हैं, असंख्य नहीं बल्कि बहुत ही आपको कम दिखाई देगी। तो ये खास बात होती है, जब शिक्षित होगा इंसान तो ये आगे बढ़ सकता है। इन्होंने फोकस किया कि महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर ने दोनों ने ही आधुनिक जगत के लिए शिक्षा को एक श्रेष्ठ स्थान देते हुए शिक्षा के लिए काफी काम किया, और उस समय बहुत सारे लोगों ने उस काम को करते हुए शिक्षित बनाने की जो प्रक्रिया थी, जैसे कि हम जानते हैं कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने एक प्रकार से अपने हाथ में उस काम को ही लिया था और काम को लेकर जो है लोगों तक शिक्षा देने का काम किया। और उन्होंने कहा ही था कि जो है विद्या के बिना मति गई, मति के बिना नीति गई, नीति के बिना वित्त गया और वित्त के बिना शूद्र का विनाश हुआ। और इतना बड़ा जो कुछ भी अनर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो विद्या के अभाव के कारण। ये उतनी ही वास्तविक बातें हैं। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए कि आज के समय में किस तरह के शिक्षा के हालात हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया और समझाने की कोशिश की कि शिक्षा आज के समय के लिए कैसी होनी चाहिए और आने वाले समय के लिए किस तरह के इन्होंने संकेत दिए हैं जो हमें समझना चाहिए। यानी कम शब्दों में एक बड़ा आह्वान या बड़ी बात इन्होंने कही है कि शिक्षा जो है वो हमारे लिए परिवर्तन का एक साधन है, लेकिन उस पर ही बड़े पैमाने पर रोक लगाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। तो हमें इससे सावधान होकर अपनी चीज़ों को समझना जो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे जो लोग हैं वो गंभीरता से नहीं लेते और अपने साथ साथ समाज के लिए भी एक प्रकार से बर्बादी का कारण बन जाता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया और हमें शिक्षा के प्रावधान करा कर दिए, इसलिए शिक्षा को हमने गंभीरता से लेनी चाहिए। और कई बार मैंने इस बातों को कहा है कि शिक्षा से मति आई, मति से गति आई, गति से वित्त आया और वित्त से शूद्रों का विकास हुआ। और इतना बड़ा जो परिवर्तन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो शिक्षा से ही संभव हो चुका है। हमने देखा कि जिन लोगों के जीवन में यदि परिवर्तन आया है तो कोई और ताकत नहीं है बल्कि वो एजुकेशन है, और उस एजुकेशन के माध्यम से ही हमारी अपनी तरक्की संभव हो सकती है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी आधुनिक जगत में ये काम करने की कोशिश की। इसलिए हमने पाया कि बाबा साहब अम्बेडकर की अपनी खुद की एक लाइब्रेरी थी जहाँ पर उन्होंने 50,000 से भी ज़्यादा किताबें उनके पास थी, और न जाने लाइब्रेरी में जाकर उन्होंने कितनी सारी किताबें पढ़ी थी। उनकी स्वयं की तो भरपूर किताबें थी, लेकिन लाइब्रेरी में भी जाकर काफ़ी वो अध्ययन किया करते थे। तो आज के समय में हमारी अपनी ज़रूरत होनी चाहिए कि हम घरों में किताबों को अध्ययन करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो सरकार पॉलिसी बनाती है वह हमें उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से कई बातों पर एक बात कही है। और फिर पोषक के लिए भी इन्होंने बात कही है कि महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए या सबके लिए जो है वो पोषक आहार भी अच्छी तरह से मिलना चाहिए। सरकार ने इसके लिए अच्छी पॉलिसी तैयार करनी चाहिए, और यदि इस तरह के पोषक तत्वों को महिलाओं के लिए भी देते हैं तो एक फ़ायदा हो सकता है और नया जनरेशन को एक ताकत भी मिल सकती है। लेकिन पहले से ही हमें कमज़ोर बना दिया जाता है, कुपोषण के शिकार बन जाते हैं, और जब कुपोषित होगा तो दिमाग भी सही काम करने की संभावना नहीं पाई जा सकती। ऐसी तमाम बातें थी जो इन्होंने अपनी बातों के अपनी बात कहते हुए व्यक्त की हैं। और हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पुनः हम लोग मिलते हैं। शांति हुई, खुशी का दीवा लोग करते थे।